तो सबसे पहले चैप्टर 1 जो आपका है फिजिकल वर्ड, तो उससे रिलेटेड हम पहले पढ़ लेते हैं फटाफट उसकी क्विक रिवीजन। फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड में आपके आता है टाइप ऑफ फोर्सेस। पहले तो देखो फिजिकल वर्ड की थ्योरी है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, जो हमारे फिनोमिना रिलेटिवली हम देखते हैं। साइंटिस्ट ने पहले साइंस वर्ड जो बनाया है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन है साइंटिया। साइंटिया से उन्होंने साइंस बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें हर चीज का क्या किस तरह से हो रहा है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी आई वहां पे। जो क्वांटिटी हम जिसको मेजर कर सकते हैं, दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आपकी जो साइंस है, फिजिक्स को हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्लासिकल फिजिक्स, जिसके अंदर आते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। फिर आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी एंड वो जब सब कुछ आपका उसके अंदर आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सब आपको ऑलमोस्ट सब चीजें पता है, ठीक है, कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो अभी हम जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं हम सीधा उसी की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछा जाता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट टाइप जो है आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये किसके होता है, दिस इज फोर्स ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लगाता कौन है, मास लगाता है। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास की कि दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका रिजल्ट है, दो मासेस के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है, दैट रिजल्ट्स इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज फोर्स ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। किसकी वजह से लगता है, बिकॉज ऑफ देयर मास। दिस फोर्स ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसके से रहा है, क्योंकि उनके अंदर मास है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, ठीक है, क्लियर है। फिजिकल वर्ड से नीट में तो क्वेश्चन आता ही आता है एक क्वेश्चन, ठीक है, इस साल भी आया है, ठीक है। बता रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं ये पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन ही दिया जा रहा है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वीकेस्ट फोर्स अमोंग ऑल फोर्सेस जितने होते हैं उन सब में क्या होता है, सबसे वीकेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा आज इसी फोर्स की वजह से हम क्या है, अर्थ सरफेस पे बाउंड है, वरना हम उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली
प्लेनेट के ऊपर लार्ज स्केल पे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जनरली अगर आप छोटा सा देखोगे, आपका मास इतना है, दो मास, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग मास पार्टिकल कर तो एकदम चिपक जाते हैं, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा ह्यूज है हमारे रिलेटिवली। इसीलिए क्या होता है कि हम अर्थ पे बाउंड है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि छोटा सा मास होगा तो उससे भी जाके चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो मास जो होता है, ये जो फोर्स होता है, वीकेस्ट होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होता है, बट यहाँ पे मास जो अर्थ का है, ये प्लैनेट है, उनके मास बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इस वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक ऑर्डर में आ जाता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ठीक है, हाँ, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होता, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। और ये सेंट्रल फोर्स भी होता है, ये लिख देता हूँ, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। और क्या होता है वो बता देता हूँ। सेंट्रल फोर्स है। और लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ये फोर्स क्या अप्लाई होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप देखते हो प्लेनेट दूर दूर से, जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, लॉन्ग रेंज में तो काफी किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर इसकी रेंज में है वो, ठीक है। इसका मल्टीपल रेंज में है, तो इस वजह से क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल M1 एंड M2 रखे हैं, just wait a second, M1 M2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये इस पे फोर्स M1 जो है M2 पे कैसे लगाएगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। वन टू पे लगा रहा, टू वन पे लगा रहा, ठीक है। सुन लो, तो ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ये एक बेसिक थिंग है जो आपको ग्रेविटेशन में वापस बताई जाएगी। सो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, यशराज सोलंकी अपना कैमरा ऑफ करो। M1 और ये M2, ठीक है। तो अभी इस पे फोर्स लग रहा है M1 पे F ऊपर, M2 पे लग रहा है नीचे डाउनवर्ड F। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? इज इट एक्शन रिएक्शन पेयर, यस और नो? इट्स ए जस्ट रिवीजन क्लास, ओके। तो एक्शन रिएक्शन पेयर मेघराज चौहान ने बोला कि नहीं है, भारती सुहेल सेड यस। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, हाँ या ना? एक्शन रिएक्शन पेयर की तीन कंडीशन होती है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। दैट फोर्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है दोनों, एफ एफ लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी अपोजिट है। एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ये M1 पे लग रहा है और ये M2 पे लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ना, क्यों नहीं है? दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके। पर क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? इज इट ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग पे नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब दोस्त, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, वो जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ M1 M2 उसके अलोंग लगता है, ठीक है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं सेंट्रल फोर्स, विच मींस विच एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ मासेस। सेंटर ऑफ मास की बात करो, मास मतलब प्लेनेट के भी सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। के बाद सेकंड आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड विवेक बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मासेस डालते जाओ तो उसके अकॉर्डिंग माइनस माइक्रो से भी जाके, मतलब बहुत कम भी जा सकता है और ज्यादा भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मासेस, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लिख लो, अच्छा ही है, जो ही लिखना है तो आप लोगों को बुक में, मैं वैसे आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो जो लोग बाद में लिखना चाहते हैं दे कैन राइट आफ्टर दिस क्लास, और जिसको साथ में लिखना है वो साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज, तो चार्ज की वजह से जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, सिर्फ अट्रैक्टिव था, तो वहां से एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। बट इसमें क्या होता है, इससे बोलते हैं दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ये भी चार्ज पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोलेंगे अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन नहीं बोलेंगे, इट इज म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है दिस इज लाइक चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, लाइक चार्जेस विल रिपल्सिव फोर्स दिखाएंगे, और अनलाइक क्या दिखाएंगे आपको, अट्रैक्टिव फोर्स। अनलाइक चार्जेस विल एक्सप्रेस एज अट्रैक्टिव फोर्स। इन लोगों में कोई सेक्शन 377 नहीं होता, लाइक चार्जेस रिपेल ही करेंगे और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो चार्ज आपको पता दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल, ठीक है। तो जो फोर्स होता है उस फोर्स की तो वैल्यू होती है आपको, कूलम्ब्स लॉ है, तो वो एक से लिख रहा हूँ, जानना इतना जरूरी नहीं है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स जो है अगेन चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आपने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये भी फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जॉइनिंग पे ही लगता है, सभी सेम बताया था ग्रेविटेशन का, उसी की तरह है। दिस इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। और यहाँ पे आप ये फिनोमिना आप देख भी सकते हो, आप कभी करके देखा होगा, स्केल को सर पे रगड़ के तेल लगाओ जिसके अच्छा पेपर उठाते थे, है ना। तो ये जो है ये फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से हम उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिख जाता है। ऐसा नहीं कि मास की वजह से नहीं, मास को ऐसा नहीं था कि दो मास को पास पास कर दो तो आगे चिपक जाते हैं, वो नहीं दिखता क्योंकि उनका फोर्स बहुत कम होता है। बट इसका फोर्स जो होता है वो कंसिडरेबल है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये भी लार्ज डिस्टेंस फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज नहीं होते हैं, लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज नहीं होते, लॉन्ग रेंज होते हैं, दूर भी पड़े होंगे तो चार्ज पार्टिकल को उनको आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, चाहे कम लगेगा बट दूर डिस्टेंस पे भी उसको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर आप दो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स को लो, ठीक है, दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स आप ग्रेविटेशनल निकालो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालो, फॉर टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इलेक्ट्रॉन लोगे उसका मास अलग होगा। प्रोटॉन के बीच फोर्स कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगेगा जी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, के चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है ई के इक्वल ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एफ ई बाय एफ जी की जो वैल्यू होती है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 36 फॉर प्रोटॉन, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कितना है, 10 टू पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है दो प्रोटॉन के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो ग्रेविटेशनल से कितना ज्यादा स्ट्रोंगर है, 10 टू पावर 36, काउंट करते करते थक जाओगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा होता है, तो ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है।
ग्रेविटेशनल वीकेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, चलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग ऑल दोस फोर्सेस, ठीक है, क्लियर है इतना सबको, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका, जैसे देन आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है कि देखो ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि दो चार्ज रेस्ट करते हैं, लोग फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो दोनों में क्या है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो F इज 1/r², इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मतलब 1/r, उसका स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ की क्या खासियत क्या होती है, ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो फोर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव भी होते हैं, दोनों के दोनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी और ग्रेविटेशनल भी। F इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, के Q1 Q2/r², चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है। तो कंजर्वेटिव होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, कंजर्वेटिव क्योंकि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ISL, 1/r²। तो जनरली जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने पढ़ा हुआ है MgH, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ठीक है। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं इनका जो वर्क डन होता है किसमें कन्वर्ट होता है, कंजर्वेटिव का पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, ठीक है। ये देख लीजिए ग्रेविटेशनल की, तो दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आएगा आपका न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है आपका न्यूक्लियर फोर्स। So wait a minute, last वाली slide, okay, take your time। What is the value of k? K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये सब चीज़ आपको बताई जाएगी, अभी आपको 9 × 10⁹ होती है और g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। तो ये देखो इनका ऑर्डर कॉफी कांस्टेंट जो उसी में दिख रहा है, इसका कांस्टेंट 10⁻+9 है, इसका ऑर्डर है -11, तो 10⁻20 का तो फर्क यहीं आ गया, ठीक है। व्हाट इज रिटन बिफोर प्रोटॉन्स, फॉर 2 प्रोटॉन्स, मुझे थोड़ा आई विल यूज नॉट दिस वन, फॉर 2 प्रोटॉन्स, इससे थोड़ा क्लियरिटी रहेगी, वरना ये सब मिक्स हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। यस आई विल पोस्ट स्क्रीनशॉट आफ्टर दिस क्लास। नेक्स्ट, ठीक है, इतना सबको क्लियर है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, ठीक है, इतना सबको क्लियर है। इसके बाद सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेस। सर जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी के पूछ रहे हो अगर आप तो वो है 6.67 × 10⁻11, और स्मॉल जी की पूछ रहे हो तो एट नियर अर्थ सरफेस 9.8 से 10 के बीच में वेरी करती है, और उसका फॉर्मूला होता है वो आपको ग्रेविटेशन बताया जाएगा, जी ड्यू टू हाइट होता है
जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर, और डेप्थ की वजह से अलग होता है, ठीक है। दिस इज जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। इसमें आर क्या है? आर रेडियस ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इसको बाद में बताऊंगा, पहले टाइप न्यूक्लियर फोर्सेस होता है क्या वो बता देता हूँ। न्यूक्लियर फोर्सेस, आपको पता है जो भी आपका एटम होता है, इन एटम देयर इज न्यूक्लियस, ठीक है। आपके एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बाकी तो यहाँ पे आपके अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। इसके अंदर दिस न्यूक्लियस कैरीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वेयर एज प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक एजम्पशन है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। So protons are considered as positively charged, whereas electrons are considered negatively charged, ठीक है। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखने के लिए, न्यूट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बाउंड रखने के लिए न्यूक्लियस क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। so it is a force which binds proton and neutron in nucleus, ठीक है। it is a force, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल की वजह से लगता है, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या करके रखता है, बाउंड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद में अब इस फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सुन लो। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर चार्ज पे डिपेंड करता तो इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन तो आपको पता है सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, मतलब अभी मैंने आपको बताया था, जब दो लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो ऑलरेडी वो रिपल्सिव तो फोर्स लगा ही रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स होगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, जो विच मीन्स कि वो इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों को, तो ये इस तरह की टेंडेंसी क्या निकल के बाहर जाने की है, उसको बाउंड करके रख रहा है। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज वेयर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज, ठीक है। और ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ 1/r स्क्वायर का क्वेश्चन होता है, इट डजंट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लॉ उसके लिए बने थे वो सारे इसके लिए क्या हो गए, उल्टे हो गए, यहाँ पे वो उन सबसे क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? इसके दो टाइप होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के दो टाइप हैं, फर्स्ट वन इज
स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं? अगर आपका एक न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, वो प्रोटॉन प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे क्या है, ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस क्या है आपका, स्टेबल है, ठीक है। तो ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स क्या होगा, जो व्हेन न्यूक्लियस इज स्टेबल, which means nuclear force is more than electromagnetic force, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ये 100 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जनरली, ठीक है। सो दिस इज 100 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है, इसको हम फर्मी में लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज 1 फर्मी। इसको फर्मी में लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इस फोर्स की वैल्यू को, मतलब डिस्टेंस होता है इतना शॉर्ट रेंज होता है, इसको 10⁻⁻15 मीटर, -16 मीटर उसके ऑर्डर में रहता है, ठीक है। और ये जो है इट इज 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसलिए बोलते हैं सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ना, वो न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स के जितना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई नहीं है। बट वो क्या है कि हमें इतना आज न्यूक्लियस को बाउंड बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन से होंगे फिर, इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आईएसएल का फुल फॉर्म, आईएसएल का मतलब होता है इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वन टर्मी, टर्मी नहीं फर्मी, वन फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻, इफ एफ एफ, वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। फर्मी इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो हम न्यूक्लियर फोर्सेज में ही लगाते हैं, बाकी और कहीं यूज नहीं करते। वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। पीको तक तो आपने सुना होगा -12 होता है, फर्मी होता है -15, ठीक है, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यस, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, ये बाउंड करके रख रहा है ना, रिपल्सिव तो हो ही नहीं सकता वो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ऐसा कुछ बोलते ही नहीं, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स ऐसा कुछ नहीं बोला जाता न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक चार्ज इंडिपेंडेंट है, सब कुछ उसका एक अलग ही चल रहा है ना। और न्यूक्लियस, उसको हम मास है ना, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है ना। सर इज इट फेम्टोमीटर? नहीं नहीं नहीं, फर्मी है बस, नॉट फेम्टोमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, survive we call the strong nuclear force as non conservative। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये खुद का एक न्यूक्लियस का होता है, कंजर्वेटिव वो होता है जिसका वर्क डन उसका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो इसमें अगर आप वर्क डन करते हो तो न्यूक्लियर फोर्स का कोई पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए दिस दैट्स व्हाई हम इसके बारे में, एक अलग ही टाइप का फोर्स होता है, तो इसको हम सिंपल बस इतना ही बोलते हैं कि भैया ये क्या है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक रिपल्शन जो दो प्रोटॉन के बीच में होता है उससे काफी बड़ा होता है। और ये जो फोर्स है ये, इसको ग्रेविटी भी इसको इसके लिए एक तरह से नेग्लिजिबल ही होगी, क्योंकि ग्रेविटी दो प्रोटॉन के लिए 10⁻36 टाइम्स थी, तो इसके लिए तो 38 टाइम्स हो जाएगी, तो ग्रेविटी तो लगती ही नहीं है, ठीक है, मतलब ग्रेविटी इसके सामने क्या हो जाती है, एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दो ही चीज होती है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन के साथ लगा रहे हो। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में इसके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
कल को इलेक्ट्रॉन मत लेके आ जाना कि सर हमने पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए। तो आप हम सबसे बेसिक जो है एटम का विच इज न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब उसके आगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट हम जो उसका एक सेकंड बेसिक है मतलब उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है एटम तो न्यूक्लियस के बाहर ही होता है ना, एटम के अंदर होता है बट न्यूक्लियस के तो बाहर ही होता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब जब आपका न्यूक्लियस क्या हो, अनस्टेबल हो, इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वहां पे क्या होगा, वीक होगा। व्हेन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल विच मीन्स इट हैज वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो अब वो क्या होगा, किसी ना किसी प्रोसेस से वो टूट जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि हर किसी में होता है, इट अकर्स इन सर्टेन प्रोसेस, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, इट अकर्स ओनली इन सर्टेन प्रोसेस। जैसे न्यूक्लियर फिशन, आपको पता है यूरेनियम टूटता है, आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा कि यूरेनियम टूट जाता है बैरियम एटॉमिक बॉम्ब में जिसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं आपको, बिल्कुल बीटा डीके, ठीक है, तो बीटा डीके अल्फा डीके बहुत सारे डीके होते हैं। तो ये सारे आपके जो डीके होते हैं न्यूक्लियर फिशन उसके अंदर जाता है, मतलब ये थोड़ा एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, आपका न्यूक्लियस यहाँ पे अनस्टेबल है, तो वो टूट जाएगा किसी और न्यूक्लियस में और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है कि काफी छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, रेंज जो होती है इसकी, रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻16 मीटर, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं 0.1 फर्मी मीटर, ठीक है। फर्मी बोल लो, फर्मी मीटर बोल लो, फर्मी बोल लो बेटर है, 0.1 फर्मी, बस, ठीक है, क्लियर है। So this is all about weak nuclear force, strong nuclear force, electromagnetic force and gravitational force, ठीक है, क्लियर है सबको, डाउट। सर रेडियो एक्टिव बेसिकली होता क्या है, रेडियो एक्टिव वो होता है जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो अब किसी और में टूटना चाहेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो, जो डीके हो जाए, ठीक है। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम इस अगर उसका एक आप आइसोटॉप लेते हो तो क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो इससे क्या होगा, वो टूटना चाहेगा किसी और में। व्हाट इज न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इज चार्जलेस पार्टिकल विच हैविंग स्पिन, ठीक है, जिनके पास स्पिन होता है बट उनके पास चार्ज नहीं होता है, दोस पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो भी होते हैं, उनका उल्टा होता है, एक का स्पिन प्लस हाफ मानते हैं, दूसरे का माइनस हाफ मानते हैं। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो होते हैं उनके पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। हम्म, रेडियो एक्टिव वेव्स, बिल्कुल रेडियो वेव्स बोलते हैं उनको, रेडियो एक्टिव वेव्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वीक न्यूक्लियर फोर्स के ही दो टाइप हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव ही रहता है ना, अपने आप को बाउंड करके रखता है। अट्रैक्टिव रिपल्सिव ऐसा नहीं किसी और को अट्रैक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ बाउंड करके रख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान समझो इस चीज को कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करके रख रहा है। अट्रैक्टिव रिपल्सिव का मतलब ये होता है कि या तो किसी और को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी और को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इट इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के भी इक्विवेलेंट ही होता है, बट उस टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इससे क्या होता है वो टूट जाता है, ठीक है। सर वी हैव टीच दैट इट इज 10⁻⁴ to -15 मीटर विच इज करेक्ट। देखो मैंने तो मित्तेन जो एनसीईआरटी में बताया गया है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बताया है कि जो ये कोर्स होता है इसका ऑर्डर बताया, सबसे मिनिमम ऑर्डर जो होता है, मतलब हम कुछ भी लिखते हैं ना 30 × 10⁻⁻15, उसका जो ऑर्डर है हम उसको पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। तो वीकेस्ट आपका ग्रेविटेशनल है, स्ट्रॉन्गेस्ट आपका न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो भी उसकी रेंज की मतलब 100 टाइम्स को ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। एक तो 10⁻36 और एक 10⁻2, किसमें ज्यादा फर्क है, ये है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, बट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बोलते हैं कि उसके इक्विवेलेंट होता है, उसी के ऑर्डर में होता है, मतलब 100 टाइम्स ही है तो चलता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो इसके बाद फिर अब हम व्हाट इज द वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहे हो विवेक? लास्ट वन। ये मैं बता रहा हूँ कि वीक जो फोर्स होते हैं उनकी किस रेंज में लगते हैं, किस तरीके से उसने रेंज का बोला है, तो मैं उसको रेंज बता रहा था, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा था, दिस इज जस्ट एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपने एरर पढ़ रखा है पूरा, ठीक है। तो देखो अब आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इस कुछ नहीं आएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैव, dimensionless quantity may have यूनिट, यूनिट हो सकती है, या फिर यूनिटलेस, या फिर नन। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो यूनिट हो सकती है या यूनिटलेस होगा। तो कोई ऐसी क्वांटिटी, तो क्या इसकी यूनिट हो सकती है? तो मुझे तनुष्का ने बताया यूनिट, इट कैन हैव यूनिट, ठीक है, यूनिट हो सकती है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इट कैन हैव, इट कैन हैव, इट कैन हैव सम यूनिट, ठीक है, तो इसकी यूनिट हो सकती है। एग्जांपल जो है, बेस्ट एग्जांपल है एंगल, एंगल इज डायमेंशनलेस, ठीक है। एंगल आपका डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि एंगल का जो टाइम फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क को भी हम मीटर में ऑब्जर्व करते हैं और रेडियस को भी हम मीटर में ऑब्जर्व करते हैं, विच इज डायमेंशन लेस, ठीक है। तो बट एंगल का यूनिट होता है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ठीक है। सो एंगल हैज अ यूनिट विच इज इक्वल टू रेडियन, ठीक है। रेडियन कैन बी यूनिट ऑफ एंगल, वेयर एज एंगल इज डायमेंशनलेस, ठीक है। एंगल भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल एंगल की यूनिट होती है, नॉर्मल एंगल की यूनिट होती है रेडियन, एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। जो 2D में बनता है ना, 3D ऑब्जेक्ट के एंगल बनते हैं, उन्हें बोलते हैं सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है विच इज स्टेरेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंगल, एंगल क्या होता है, आर डेल्टा एल अपॉन रेडियस, इसके अंदर जो होता है वो होता है स्टेरेडियन को, इसको डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू स्मॉल एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बट अगेन डायमेंशनलेस ही है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है, और विच इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, एंड होता क्या है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। क्लियर है सबको इतना? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आपको पता होगा कि एरर आती क्यों है, मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है, फिर रेंज ऑफ मासेस, सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सब आपको सर ने अभी करवा दिया है, ठीक है। तो आई एम जस्ट लुकिंग इट इट, बट ये टीबी में नहीं है सर, बट ये टीबी में नहीं है, टीबी में नहीं है मतलब टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में है, मैं आपको पेज नंबर भी बता सकता हूँ, सॉलिड एंगल के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही है सॉलिड एंगल, ठीक है, डायग्राम के साथ, आई थिंक सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर में है, ठीक है सर। प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, पेज 17,
विवेक ने पेज नंबर 17 बोला है, ठीक है। प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए मैं आपको एरर का एक हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं कौन से पेज पे था, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इट कैन आस्क कि दो रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस, आपको एरर का सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए होंगे एरर के। मैं एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ पहले एरर का। एरर सबसे पहले कौन सी आती है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको पता है, जो वैल्यू गिवन है उसके अंदर से आप उसकी वैल्यू को माइनस कर लेते हैं जो आपने ऑब्जर्व की है, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद आती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है और आपकी जो गिवन एरर है उसका जो रेशियो होता है, विच इज नोन एज रिलेटिव एरर। ये आपकी डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। फिर आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर को, यू विल गेट परसेंटेज एरर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो आपका परसेंटेज एरर आ जाता है, ठीक है। कर रहा हूँ जस्ट वेट अ सेकेंड। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे लगते हैं? एडिशन करना हो, कोई भी जो नंबर होता है आपका, दैट इज इक्वल टू वो नंबर उसको वाइस, वेट अ सेकेंड, एनी नंबर, जैसे कोई मेरा रेजिस्टेंस है, मैंने लिखा है तो 5 प्लस माइनस 0.5 ओम, विच मीन्स 5 जो है उसकी वो क्या है? ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दिस इज इट्स एरर। एरर इज ऑलवेज इन प्लस माइनस, ठीक है। प्लस में भी होती है, ये उसकी रेंज होती है। इसकी रेंज कितनी बनेगी? 4.5 से 5.5 ओम, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो है उसकी एरर है, ठीक है। रिलेटिव में निकालोगे कितना आएगा? 0.5 डिवाइड बाय उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा? 0.1। परसेंटेज में निकालोगे तो ऐसा भी लिखा होता है, 5 प्लस माइनस 10%। 10% ऑफ 5 इज नथिंग बट 0.5, ठीक है। तो दिस इज इट्स परसेंटेज एरर, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? देखो एरर में आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से लगा सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के क्वेश्चन कब करोगे सर? जस्ट वेट अ सेकंड करण सिंह। एडिशन ऑफ एरर, आपको एरर की क्वांटिटी का एडिशन पता होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू y। so you can just write like this, y की जो वैल्यू आएगी किस तरह से आएगी? पहले उसकी ट्रू वैल्यू गिवन होगी। एग्जांपल लेके कर देता हूँ, ज्यादा समझ आ जाएगा। एडिशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है? R1 आपका गिवन है 5 प्लस माइनस 0.5, R2 है आपका 3 प्लस माइनस 0.27, ठीक है। तो इसका जो RS बनेगा, R1 प्लस R2, जोड़ दो सीधा सीधा, 5 प्लस 3 ट्रू वैल्यू को जोड़ लो, प्लस माइनस उनकी एरर को भी सीधा सीधा जोड़ लो, तो कितना बनेगा? 0.77। तो आपकी वैल्यू है 8 प्लस माइनस 0.77। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर मैं बोलता मैंने सिस्टम इस तरह से बनाया है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस है, R1 माइनस R2 निकालना है मेरे को, तो क्या बनेगा? 5 माइनस 3 प्लस माइनस एरर जो होगी उनको अगेन आप सम ही करोगे, उसको माइनस नहीं करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर? 2 प्लस माइनस 0.7, ठीक है। एरर हमेशा एडअप होती है। मल्टीप्लीकेशन हो तब कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में एंड पावर, उसमें पहले हमें परसेंटेज एरर निकालनी पड़ती है। आप सीधी रिलेटिव एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर नहीं रख सकते हो, हमें वहाँ पे क्या निकालना पड़ता है? परसेंटेज एरर। तो पहले मुझे R1 का परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। मैंने बोला इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया कि मैंने बोल रहा हूँ R जो है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2। So we need to follow the significant digit rules here. No, it's not required to follow significant digit rules here right now, but अगर जरूरत होगी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो R की जो वैल्यू है यहाँ पे, R इक्वल्स टू, मैंने बोला एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसका प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसको प्रोडक्ट को आपको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? R1 को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, पावर और डिवाइड, इन सब में ही आपको परसेंटेज निकालना है। एल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप सीधा भी कर सकते हो जैसे मैंने भी किया था, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको सिर्फ ऐड ही करना है, ठीक है। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है? 5
प्लस माइनस 10% ऑफ इट, 0.5 10% होता है। R2 3 प्लस माइनस दिस इज 9%, चेक कर लेना 9% बनेगा। तो अब आप मेरे को R निकालना है, R1 इंटू R2, 5 इंटू 3 15 प्लस माइनस इन दोनों की एरर है। पावर कितनी है, R1 की पावर 1 R2 की पावर 1 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 19%। तो आपका आंसर है 15 प्लस माइनस 19%। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बोलता R बताना है आपको R1/R2, ठीक है, तब कितना बनता, R इक्वल्स टू R1/R2 करोगे तो 5/3 और प्लस माइनस 19%। इसमें भी आपको परसेंटेज एरर को सीधा एडअप ही करना है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 10% कहाँ से है, 0.5%, 5 पे है तो कैलकुलेट कर लो ना, 0.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 कितना बनेगा परसेंटेज एरर, 10%। सिमिलरली इसका कैलकुलेट कर लो, 0.27 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, चेक कर लो कितना बनेगा 9%। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट? उसके बाद अभी मैं इसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं, हमारा R1 R2 कितना है, ये है। ठीक है, 5 प्लस माइनस 0.5। तो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारा R इक्वल्स टू R1² बाय R2, ये मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, फटाफट करना। R इक्वलेंट आपको निकालने ही सारे, R1² इंटू R2², एंड थर्ड है R2² इंटू R1। ठीक है, तो R1 आपका था 5 प्लस माइनस 0.5 एंड R2 है आपका 3 प्लस माइनस 0.27। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 प्लस माइनस 10%, 3 प्लस माइनस 9%। तो ये कितना बनेगा, इसमें कितनी आएगी वैल्यू R की, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू R1², 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ट्रू वैल्यू में उसी तरह से करोगे, ट्रू वैल्यू को रख लिया, फर्स्ट की एरर कितनी है 10%, ठीक है, उसकी पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू 10% प्लस माइनस, प्लस ये किसकी पावर 1 है, 1 इंटू 9%। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 25/3 प्लस माइनस 29%। ये आपकी एरर है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इसका आंसर बताओ फटाफट सेकंड का। R इक्वल्स टू R1² प्लस R2²। फटाफट बताइए। So I got 11 answer, 225 प्लस माइनस 38%। तो 38% किसी ने बताया 135 प्लस माइनस R1 R2 का स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, R इक्वल्स टू 5² इंटू 3² प्लस माइनस 2 इंटू 10 प्लस 9। ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर 2 है, कितना आएगा 225 प्लस माइनस 38%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? और लास्ट वाले का फटाफट आंसर बताइए। तो वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में नहीं है R2², जो आप इसको 525/9 बोल रहे हो। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर है 45 प्लस माइनस 29%।
सॉरी 28%, बिकॉज R2 स्क्वायर है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मैंने R1 स्क्वायर इंटू R2 निकाला है। तो R2 स्क्वायर करोगे तो R2 की वैल्यू कितनी, 3 3 9 45, हाँ 45 वो तो सही है, प्लस माइनस R2 का कितना है, 9 2 18 प्लस 10 28%। ठीक है, ठीक है। 75 क्यों रख रहे हो गीतांजलि? R2 कितना है, 3 3 का स्क्वायर होगा ना, 9 आएगा ना। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इसका एरर का, वाई नहीं सेकंड लास्ट है, पी स्क्वायर एक्स क्यूब बाई जेड स्क्वायर, परसेंटेज एरर इन पी इज गिवन, पी की परसेंटेज एरर है 2%, क्यू की है आपको, सॉरी एक्स नॉट क्यू, एक्स की जो है वो कितना है 4%, एंड जेड की जो परसेंट, सीधा लिख रहा हूँ, जेड की जो परसेंटेज है वो है 3%। तो फटाफट बताइए, परसेंटेज एरर ही बताना आपको इस बार। एरर में 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, किस में एरर में, परसेंटेज एरर निकाल रहे ना आपको, मेरे को परसेंटेज एरर बताइए। डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100%, ये प्लस माइनस है, ठीक है, कितना होगा? सो सब काफी लोगों ने बताया, 2 2 4 4 3 12 प्लस 6 22%, आंसर इज 22, प्लस माइनस 22%। ठीक है, एरर हमेशा प्लस माइनस दोनों में होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट, तो ये एग्जांपल ही था, बस इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो, उसके बाद आपको अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके बताइए, ये आपके एनसीईआरटी में भी है आई थिंक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बताना है। R1 है आपका 3 प्लस माइनस 0.27 ओम, ठीक है, एंड R2 है आपका 6 प्लस माइनस 0.30 ओम। ठीक है, तो आपका R1 R2 दोनों गिवन है। ठीक है, सो आपको बताना है, so you have to find RP parallel combination which is 1 by R1 plus 1 by R2। तो आपको RP की वैल्यू बतानी है इन द फॉर्म ऑफ ऐसा ही, RP की वैल्यू कितना होगा, RP इक्वल टू उसकी ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा RP प्लस माइनस। ठीक है, फटाफट बताइए क्या आएगा आंसर। ओके, यही डाउट था। ठीक है, तो ये डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ, पहले ट्राई करके देख लीजिए, पहले तो ट्रू वैल्यू निकाल लो, 3 और 6 की ट्रू वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के एरर को किस तरह से करते हैं। सो आरपी, पहले तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से R1 R2 से आरपी की वैल्यू निकाल लो, विच विल बी 2 ओम्स। 2 ओम्स आएगी R1 R2 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कैसे करेंगे, अभिरूप को कोई ठीक है, चलिए आपकी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है, सो कैन यू प्लीज शो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने ही, कैलकुलेट करना है, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, कितना आएगा, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय 2, सो आर पी कितना आएगा 2 ओम,
ये तो आ गई आरपी की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है इतना सबको? दिस इज द वैल्यू ऑफ आरपी। उसके बाद में ठीक है, आरपी की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद में अब इसी क्वेश्चन को उठाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी के एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर लो, तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो, बस टाइम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या बनेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के 1/x का स्क्वायर, बट ये x नहीं है तो इसलिए आएगा drp/dx। 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस के 1/x स्क्वायर। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ln x, ln x इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x पावर -1 है, तो उसको लिखने का तरीका होता है n x पावर n-1, तो -1 x पावर -1 कितना बनेगा, -1 x पावर -2 विच इज -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये आर पी है, तो आर पी है इस वजह से क्या होगा, डी आर पी बाई डी आर dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1/r1 स्क्वायर इंटू डी आर वन बाई डी एक्स, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, ठीक है। फिर -1/r2 का स्क्वायर डी आर टू बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सो डी आर वन बाई डी एक्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है सबको। डीआरपी क्या, छोटा सा जो उसकी वैल्यू है, चेंज आ रहा है जो, ठीक है, इसी को हम, ये हमारी एरर बन जाएगी। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स को काट लो हर जगह से, dx 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 कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, डी आर पी इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दियो, क्या बनेगा, डी आर पी बाई आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r1 स्क्वायर इंटू डी आर वन प्लस 1/r2 स्क्वायर इंटू डी आर टू, ठीक है। सो डी आर पी की वैल्यू कितना आएगा, आर पी स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी आर वन प्लस आर पी स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर इंटू डी आर टू। तो अगर इसको, अभी ये तो आपकी होगी, डी जो होता है वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, ठीक है, एंड मैं ये पार्ट हटा रहा हूँ इतना वाला, ठीक है। डी जो होता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, अगर एवरेज की बात करते हैं तो डेल्टा आ जाता है, तो डी को डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा आर पी इज इक्वल टू आर पी बाय आर वन का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन प्लस आर पी बाय आर वन टू आर टू का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू, ठीक है। सो डेल्टा आर पी विच इज इक्वल टू आर पी बाय आर वन, आर पी की वैल्यू कितनी है 2, आर वन कितना है 3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, डेल्टा आर वन कितना है 0.27 प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस हम बाद में लिख लेंगे, 0.27 प्लस माइनस बाहर लगा दिया। सिमिलरली आर टू है 6 का होल स्क्वायर इंटू 0.30, ठीक है। सो डेल्टा आर पी कितना आएगा, 2/4/9, ये 1/3 बनेगा, तो 4 प्लस 4/9, ठीक है, 4/9 इंटू 0.27 प्लस 1/9 इंटू 0.30 प्लस माइनस, ठीक है। तो डेल्टा आर पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा आर पी इज इक्वल्स टू 1.08 प्लस 0.30 डिवाइड बाय 9, कितना आएगा, डेल्टा आर पी इज इक्वल टू 1.38 डिवाइड बाय 9, 3 पे कटता भी है, कितना होता है 46 होता है, तो 0.46 डिवाइड बाय 3, तो आपकी आर पी की वैल्यू क्या बनेगी, 2 प्लस माइनस 0.46 डिवाइड बाय 3, इसको 0.153 बोल सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंटली 0.15 ही बनेगा, बट ठीक है। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
तो आपको फॉर्मूला जो याद रखना है इसके अंदर, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विच इज दिस वन, डेल्टा आर पी वाला इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन प्लस आर पी स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 0.15333 समथिंग जो बनेगा 0.153 आएगा, आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट सर एग्जांपल 2.10 लास्ट पार्ट डाउट है, प्लीज सोल्व, जस्ट वेट अ सेकंड। एग्जांपल 2.10 का लास्ट पार्ट है आपका। तो करण सिंह मैंने, अच्छा इसमें आपको क्या डाउट है करण, जो आपने पूछा है लास्ट पार्ट डाउट है प्लीज। तो देखो आपको एग्जांपल 2.10 आपके पास एनसीईआरटी होगी, सो इफ यू हैव एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, so in question number page number 27 he asked me about question number 2.10। तो देखो मैंने वही फॉर्मूला लगाया था करण यहाँ पे, डेल्टा आर पी इक्वल्स टू आर पी बाय आर वन का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन प्लस आर पी बाय आर टू का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू। ठीक है, तो देख लो आप निकाल, इसमें किसने कितने दिए, आर वन आर टू 100 और 200 है, तो आपका जो आर इक्वल बनेगा 200/3 बनेगा। जब 100 और 200 होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट बनता है आरपी वो बनेगा 200/3, 200 इंटू 100 डिवाइड बाय 200 प्लस 100। आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू वाला फॉर्मूला होता है 200/3। ठीक है, ये आपका आ गया आरपी। फिर रख दो आर वन आरपी की जो वैल्यू है, डेल्टा आरपी लगाना है। आरपी कितना है 200/3, इसको ऐसा ही रख लो, ज्यादा अच्छा है, 200/3 66.7 मत लिखना। आर वन कितना है, आर वन है आपका 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100 को 300 लिख देते हैं। ठीक है, का स्क्वायर, डेल्टा आर वन कितना है प्लस माइनस 3, तो 3 प्लस आर पी 200/3 और आर वन कितना है 200 आर टू, तो बन जाएगा 600 इंटू 4। तो कितना आएगा, डेल्टा आर पी इक्वल्स टू 2/3 का स्क्वायर क्या होता है 4/9 इंटू 3 प्लस ये होगा 1/3, तो 1/9 इंटू 4, तो क्या बन रहा है 16/9। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। डेल्टा आरपी कितना ये है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, आरपी जो होगा 200/3 होता है 66.7 प्लस माइनस 16/9 होगा 9 टू जा दो, क्या 1.8 क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, तो 1.8। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। 2.13 2.11 तो इजी था, मैंने अभी आपको 2.11 जैसा सिमिलर करवाया है, तो 2.11 मैं स्किप कर रहा हूँ। और 2.12 जो है ये, यहाँ पे 2.12 जो एग्जांपल है आपको टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमने सिमिलर उसमें किया था अभी लास्ट, जब मैंने पीडीएफ शेयर की थी तब उसमें हमने किया था सिमिलर क्वेश्चन टाइम पीरियड का। ठीक है, तो 2.13 पेज नंबर क्या है, जरा पेज नंबर ये रहा। ठीक है, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे है, सॉरी 2.12, तो 2.12 ही पूछ रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल 2.12, so 2.12 एग्जाम्पल एनसीईआरटी। टाइम पीरियड आपका गिवन है t इक्वल टू 2π√L/g, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर और उसकी 1 mm एक्यूरेसी है, तो इसका एरर कितना है, आपको परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, बेटर है कि परसेंटेज एरर निकाल लो। डेल्टा L/L इंटू 100%,
कितना आएगा, परसेंटेज एरर कितना आएगा, डेल्टा एल कितना है 1 mm, 10⁻³ और लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻², इंटू 100 कितना बनेगा 10⁻³ और ये कट गया तो आएगा 0.5%। ठीक है, इट इज ए कैलकुलेशन। तो 0.5% जो आ गई आपकी क्या आ गई, लेंथ की एरर। सिमिलरली डेल्टा टी कितना गिवन है आपको, रिजोल्यूशन 1 सेकंड है। ठीक है, if the pendulum is found to be 90 second using a wrist watch of 1 second resolution, what is the accuracy of determination of g। ठीक है, आपको g की डिटर्मिनेशन बतानी है, वैल्यू बतानी है। लेंथ कितनी है आपकी, ठीक है, तो टाइम पीरियड का डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% निकाल लो। टाइम पीरियड का कितना होगा सर, डिड यू अपलोड द प्रीवियस वीडियोस ऑफ पैरामेडिक चैप्टर? यस सर। तो आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड हो कुछ भी, तो जब फर्स्ट 15 मिनट जब डाले जाते हैं आपको लिंक, या तो उस टाइम पूछो या फिर जब क्लास खत्म होने लगे तब आप पूछिए, क्योंकि इससे क्लास का मोमेंटम खराब होता है। ठीक है, तो बेटर है चैट का इस्तेमाल तभी करो जब जरूरत हो, वरना इससे क्या होगा कि कुछ लोगों की जो चैट आती है ना, तो वो फिर दिखती नहीं है, तो फिर उससे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ए स्टूडेंट ऑफ अराउंड 180 स्टूडेंट्स आर देयर। सो जो है रिलेवेंट टॉपिक उससे पूछो, जब क्लास खत्म होने लगे मैं बोलूंगा कि आपको कोई डाउट है या कुछ है, तब आप बोलो इस चीज के लिए। ठीक है, तो डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी आपको रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड, टाइम है 90, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो डेल्टा टी बाई टी आ गया आपका 100/90 कितना बनेगा, 1.1 के अराउंड आएगा आई थिंक, ये 100/90 10/9। ठीक है, ये आपका आ गया परसेंटेज। अब आपको जी ग्रेविटी का बताना है, तो पहले तो जी का फॉर्मूला लगा लो। जी इक्वल्स टू क्या बनेगा, T²/4π² इंटू, ठीक है, T²/4π² इंटू एल। ठीक है, नहीं डिवाइड बाय एल होगा। ठीक है, तो एल डिवाइड हो कुछ से मतलब नहीं, हमें जी का एरर निकालना है, तो डेल्टा जी बाई जी का परसेंटेज एरर हमें निकालना है। टी पे कितना पावर है, 2 है, तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% प्लस डेल्टा एल बाई एल, चाहे पावर नीचे हो चाहे ऊपर हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया पावर कितना है, इस पे 1 इस पे 2, दोनों को समराइज कर दो। इसका कितना है 100/9, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 10/9 प्लस दिस वन इज लेंथ में है 0.5%, रख दो। कितना आएगा 20/9 कितना होता है, 20/9 विल बी प्लस 0.5, 20/9 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो इससे आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही है आपका करेक्ट। ठीक है, दिस इज योर परसेंटेज एरर जी। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर कैन यू एक्सप्लेन यूनिट्स फॉर लार्जर डिस्टेंस। यूनिट्स फॉर लार्जर डिस्टेंस जैसे किसके लिए, जैसे लाइट ईयर आप उसकी बात कर रहे हो। सर इसमें जो फॉर्मूला है कैसे किया वही नहीं समझ आया। तो इसमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो ये देखो आपको यहाँ पे उसने लिख के भी दिया है कि जी इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा, T² = 4π² इंटू एल बाई जी। स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ, फिर इसको इधर ले गया तो जी विल बी 4π² L/T²। अच्छा मैंने फॉर्मूला पूरा गलत लगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो मैंने उल्टा लिख दिया पूरा, तो 1/g लिखा मैंने। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि पावर क्या है बस, तो 4π² L/T²। टी की पावर 2 है, डिवाइड में हो ऊपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और कोई डाउट, आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा था डायमेंशनल क्वांटिटी का एड अप करना हो, डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझसे एक फ्रेंड ने पूछा था,
ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एल एम एंड एन आर थ्री डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, तीनों की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट डायमेंशन है, तीनों की डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी। तो था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। पहला था जो पॉसिबल नहीं है ऑपरेशन वो बताना है। एल एम माइनस एन, एल एम बाय एन, एल एम एन, एल माइनस एन अपॉन एम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इफ एल एम एंड एन ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी। तो कौन सा ऑपरेशन है जो मतलब आपका सही नहीं है, तो इसका आंसर बताइए। सो फटाफट आंसर बताइए। तो काफी लोगों ने मुझे ऑप्शन फोर्थ बताया है एंड सम ऑफ देम टोल्ड मी अबाउट ऑप्शन ए। तो वन, ओके, ये तो ऑप्शन हमारे सही है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गलत कौन से हैं, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी? फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। सो आधे लोग ए बोल रहे हैं, आधे लोग डी बोल रहे हैं। आंसर है डी। डी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि L माइनस एन, विच मीन्स अगर आप दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, विच मीन्स दे बोथ शुड हैव सेम डायमेंशन। इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बोलता है कि ओनली डायमेंशनल इक्वली क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ओनली डायमेंशनली इक्वल quantities can be added or subtracted। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो यहाँ पे एल और एन को डायमेंशनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एंड इसका आंसर ए इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल है। एल और एम की जो डायमेंशन का जो प्रोडक्ट है दैट कैन बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ एन। इसका मतलब तीनों डायमेंशन तो अलग ही होगी ना। ठीक है, पॉसिबल है तीनों की डायमेंशन अलग हो और इन दोनों का डायमेंशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो, एन की जो डायमेंशन है उसके इक्वल हो। ठीक है, सो यस मेघराज, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। तो सर, AU लाइट ईयर पार्सेक, ओके, आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर और पार्सेक आपको पता बताना है ना। ठीक है, तो आपको अभी लॉन्ग रेंज के आपको डिस्टेंस बताने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस जो कैलकुलेट। सर इन प्रीवियस क्वेश्चन कुड बी कन्वर्ट डेल्टा एल टू cm एंड देन सोल्व। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा एल को आप सेंटीमीटर में रखोगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, मैंने सबको मीटर में रखा है, आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू।
तो ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को पीडीएफ हो तो ग्रुप पे पोस्ट कर देना, होगा तो डेफिनेटली पोस्ट कर देंगे करण सिंह, ठीक है। अगर इफ आई हैव देन आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट ऑन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, सो जो आपको लार्ज डिस्टेंस जो होते हैं प्लेनेट के लिए, उसके लिए हमें 3 यूनिट यूज करते हैं, पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड थर्ड वन होती है आपकी लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? सबसे पहले इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये जो दो प्लेनेट जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इट्स अ लार्ज डिस्टेंस जिसको हम नॉर्मली मतलब मीटर में किलोमीटर में करने बैठेंगे तो हमारा वो काफी पावर ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए हमें जो लाइट जो दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यानी टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स तो होता है, उनके अंदर जो मेजर किया जाता है विच इज बाय, इस चीज से क्या होता है कि एक साल में लाइट कितना चलती है। तो आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, सिग्निफिकेंट डिजिट से निकाली हुई अप्रोक्स वैल्यू है। द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इज, दिस इज एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट में करके हमने उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में कंसीडर किया है, ठीक है। हमने उसको डायमेंशनल, वो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ सबने ये सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है विच इज नोन एज 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर होता किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸, और एक साल का टाइम, एक साल कितना होगा? एक साल में 365 डेज होते हैं, उनमें 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 × 72 मल्टीप्लाई बाय 36 × 365 × 10⁻10। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 देखो 36 × 36 होता है 1296 × 2 9 पॉइंट समथिंग होगा आई थिंक। तो पावर इसका आंसर होगा 9.467 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। दिस इज 1 लाइट ईयर। पारसेक क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज 1 पारसेक? पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दो और डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, सो मेरे को एक्चुअली यशराज ने बताया है कि इट इज जिसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की, वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 AU इज इक्वल टू, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसकी जो वैल्यू होती है
विच इज इक्वल टू, आप उसको सिग्निफिकेंटली लिखोगे तो वो होता है 1.5 इंटू 10⁻11, और अगर इसको करेक्ट इंटू मीटर, और अगर इसको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में लेना है तो वो होता है 1.49623 इंटू 10⁻11। 2 3 को मैं छोड़ रहा हूँ, आई थिंक किसी ने मुझे बताया, नहीं बताया। सो मुझे ये यशराज ने बताया है, तनुष्का ने बताया है, एंड मैथिली ने भी बताया है, ठीक है। सो दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। तो अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज, आपको पता है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस होती है वो कंटिन्यूसली, क्योंकि अर्थ जो है, ये सन है सॉरी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। सो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, इसलिए उसकी डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करने से डिस्टेंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है, ऐसे मूव करती है, इस तरह का होता है थोड़ा, ठीक है। एंड सन इज ऑन इट्स वन फोकाई, ठीक है। तो इसलिए हम उनके दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है विच इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन इज एट इट वन फोकस, ऐसा, ठीक है, योर सन, ठीक है, इस तरह से होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका, ठीक है। सो दिस इज योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, क्लियर है सबको। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लास्ट होता है पारसेक। तो पारसेक जो होता है, इसकी वैल्यू इज, पारसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻, लाइट की जो स्पीड होती है उसका जस्ट उसका डबल पावर होता है, ठीक है। तो एंड पारसेक इज इक्वल टू, तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट का, अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एंगल सबटेंड होता है वो जब 1 आर्क सेकंड होता है, तो जो डिस्टेंस होता है विच इज नोन एज पारसेक, और 1 पारसेक इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16, ठीक है। जो ये आर्क होता है, क्योंकि, ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो लेंथ ये होता है, दिस इज 1 पारसेक, वेट अ सेकंड, एक मिनट। 1 पारसेक क्या होता है, मैंने अर्थ इधर बनाई है, ये मान लो आपकी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ, उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ लेना है यहाँ से हम, रेडियस ऑफ अर्थ से 1 डिग्री बनाने पे जो लेंथ सबटेंड होगी ये वाली, दिस लेंथ इज नोन एज 1 पारसेक, ठीक है, क्लियर है। पार सेकंड आर्क है तो इसकी यूनिट भी लेंथ है ना, तो मीटर ही होगी ना, ये सारी यूनिट लेंथ की ही है, ठीक है। सो अब आप उसके बाद में आप कन्वर्जन देख लेना कि 1 पारसेक कितना लाइट ईयर होता है, उस हिसाब से देख लेना, और 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब सबसे कम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, उसके बाद आता है लाइट ईयर, और सबसे बड़ी होती है पारसेक, ठीक है। सो पारसेक ये होता है कि जो अर्थ की रेडियस जो है उसके इक्वल अगर वैल्यू रख के कितना एंगल सबटेंड करती है, तो आर्क की जो लेंथ होती है 1 डिग्री एंगल बनाने पे, 1 डिग्री पे, द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज नोन एज पारसेक। सेक मतलब 1 सेक, क्योंकि एक जो एंगल बना रही डिग्री पे, आर्क सेक पे, तो वो जो लेंथ होता है आर्क का विच इज नोन एज पारसेक, ठीक है, क्लियर है सबको।